खिड़की टॉक्स के इस 7वें अंक में आप सभी का स्वागत है। कुछ ही दिनों पहले मीडिया में यह खबर सुर्खियों में रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 अगस्त को अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे और इस खबर के आने के साथ ही एक बार फिर लगभग 3 दशक पुराना बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद चर्चा में है। खिड़की टॉक्स के इस अंक में हम इस विवाद को इतिहास के आईने से देखने की कोशिश करेंगे और खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी के बौद्धिक तबके ने अपने समय में इस विवाद को कैसे समझा और इसमें कैसे दखल दिया। इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा हैं। आपका स्वागत है सर, हमसे जुड़ने के लिए। आपकी आवाज सर मेरे तक नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है अब? जी जी जी, अब आ रही है। जी, ये माइक शायद म्यूट हो गया था। जी, मैं आपका स्वागत करता हूं सर फॉर्मली हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो मैं सवालों का सिलसिला आपसे शुरू कर रहा हूं और जैसा कि मैंने इस चर्चा की भूमिका में भी कहा कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी के बौद्धिक तबके ने अपने समय में इस विवाद को कैसे समझा और इसमें कैसे दखल दिया। चूंकि आपने वह समय देखा है और आप उससे होकर गुजरे भी हैं, इसलिए सबसे पहले हमें बताइए कि हिंदी तबके का हिस्सा होने के नाते आप और आप जैसे लोग उस इतिहास को और अपनी भूमिका को उसमें कैसे देखते हैं। अगर हम आपकी नजरों से उस दौर में झांकें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है। हालांकि कुछ घटनाओं का जिक्र आपने भी हाल में अपने फेसबुक पोस्ट में किया है, लेकिन थोड़ा और विस्तार से आप हमारे देखने सुनने वालों को बता पाएं तो हम यहाँ से आपकी इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, उस समय ये घटना तो 1992 की है जी, 1992 की, और इस घटना से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें अडवाणी जी की रथ यात्रा थी, राम जन्मभूमि का ताला खुला था। तो एक तरह से समझिए कि 1980 के दशक के लगभग उत्तरार्ध से ही काफी हलचल पैदा हो गई थी और लोगों को लग रहा था कि इसकी परिणति कोई बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है। तो नेचुरली 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई तो उसकी बहुत एक सन्नाटा छा गया था, केवल उन लोगों के अंदर ही नहीं जो अपने को प्रगतिशील समझते थे या जो भाजपा की लाइन से अलग सोचते थे, केवल उनके अंदर ही नहीं बल्कि व्यापक तौर पर, यहां तक कि खुद भाजपा के बहुत सारे नेताओं के अंदर भी ये बात आ गई थी कि ये क्या हो गया। जनता का रिएक्शन देख करके उनको लगा, क्योंकि जनता बिल्कुल सख्ते में आ गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि धर्मस्थल को गिरा दिया जाएगा। ठीक है, वो तो इस पक्ष में लोग थे कि हाँ, एक तबका था कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने, लेकिन कोई मस्जिद गिरा दी जाएगी इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह जो सन्नाटा छाया हुआ था उसकी अभिव्यक्ति बहुत सारे लोगों के वक्तव्यों में दिखाई देती है, और सबकी तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो वक्तव्य था उस समय, और इस अपने वक्तव्य को वो बहुत लंबे समय तक मेंटेन करते रहे। वो ये कहते रहे कि ये मेरे जीवन का सैडेस्ट डे है, सबसे दुख वाला दिन है। ये उनका पहला रिएक्शन था। और 2011 में जब मुंबई प्रेस क्लब में उन्होंने भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आई हैव मेंटेन्ड दैट इट वाज द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। उन्होंने आगे कहा कि द ऑर्गेनाइजेशन which had planned the movement should have anticipated the people's impatience. Everyone was shocked after what happened. जबकि आडवाणी जी गलत बोल रहे थे, वो दुखी नहीं थे, क्योंकि 1992 में मस्जिद गिराई गई है और 24 जनवरी 1993 के पांचजन्य में उनका साइंड आर्टिकल छपा था
जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जनता का सेंटिमेंट जो था मस्जिद के गिराए जाने के पक्ष में नहीं था, और उस सेंटिमेंट को ध्यान में रख करके ही आडवाणी जी का ये वक्तव्य लगातार आ रहा था। तो ये तो तुरंत के रिएक्शन की बात है। और मैंने खुद महसूस किया कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल एक तरह से न्यूट्रल किस्म के थे, वो एक पूरे देश के माहौल में एक सन्नाटा छा गया था और लोग हतप्रभ थे कि ये क्या हो गया। वो तो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव ने अगर यह घोषणा नहीं की होती कि हाँ हम मंदिर वहीं अब फिर बनाएंगे, मंदिर जहां पर वो मस्जिद गिराई गई है, तब इससे थोड़ी मतलब हलचल फिर तेज हुई और उन लोगों को जिन लोगों ने मस्जिद गिराने में अपनी भूमिका निभाई थी, उनको एक संजीवनी मिली और फिर एक राजनीति शुरू हो गई। जहां तक बौद्धिक तबके के रिएक्शन का सवाल है, मैंने अभी अपने फेसबुक पोस्ट में उसका जिक्र किया भी है, उसे लिखा भी है कि दिल्ली से आप कल्पना करिए कि महज 12 दिन के बाद ही दिल्ली से 80 लेखकों, पत्रकारों, रंगकर्मियों, कवियों, कहानीकारों का एक दल लखनऊ गया, क्योंकि अयोध्या यूपी में है और यूपी की राजधानी लखनऊ गया और वहां उसने विरोध प्रदर्शन किया। उसमें सारे वे नाम थे जिनको महत्वपूर्ण कहा जाता है। राजेंद्र यादव थे, सुरेंद्र प्रताप नारायण, एसपी सिंह थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह थे, कुलदीप नैयर एकदम ऐन मौके पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं जा पाए, पुरुषोत्तम अग्रवाल थे, अशोक चक्रधर, पंकज सिंह, देवी प्रसाद मिश्र, डी प्रेमपति, सीमा मुस्तफा, पंकज बिष्ट, बहुत सारे नाम थे, 80 लोग थे। और लखनऊ में वहां के लेखक मुद्रा राक्षस, वीरेंद्र यादव, आदियोग और बहुत सारे लेखक जो थे, और वहां के रंगकर्मी आदमजीत वगैरह, ये सब लोग शामिल हुए और एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, आम सभा हुई और प्रस्ताव पारित किए गए बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने के खिलाफ। तो यह एक माहौल उस समय था। आपने जो जानना चाहा कि उस समय का कैसा माहौल था, और केवल लखनऊ में ही नहीं, आप उस समय के अखबारों को देखेंगे तो देश के विभिन्न शहरों में मस्जिद गिराए जाने के पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो लोग सकते में थे। लेकिन मस्जिद गिराए जाने के विरोध में लगभग हर शहर में लेखकों और वहां के प्रबुद्ध नागरिकों का प्रदर्शन हुआ। जी जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि सार्वजनिक दायरे में उस दौर को जिए हुए लोगों के माध्यम से जानकारियां अभी भी हमारे पास काफी कम हैं और हम ठीक से नहीं जानते। हमारे पास सैद्धांतिक लेखन बहुत है उस दौर में, लेकिन हम इस तरह के ऑर्गेनिक जानकारियां हमारे पास नहीं है। दूसरा सवाल मेरा आपसे लगभग इसी सवाल से निकल रहा है। आपने शुरुआत में कहा कि बहुत सारी घटनाओं की परिणति या कल्मिनेशन बाबरी मस्जिद को तोड़ने के रूप में हुआ था और लगभग 80 के उत्तरार्ध से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अगर हम ये बात हम मोटे तौर पर उस दौर के इतिहास से जानते भी हैं बहुत। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ जहां कट्टरपंथी और सांप्रदायिक ताकतें समाज के साथ लगभग कुछ इन्हीं आधारों पर समाज को गोलबंद करने की कोशिश कर रही थी, मेरा सवाल यह है कि फिर वही बात है कि आप चूंकि इस दौर को देख चुके हैं, वहां से गुजरे हैं, तो उस दौर में प्रगतिशील जो तबके थे समाज के या बौद्धिक तबके थे, उनका समाज के साथ एंगेजमेंट कैसा चल रहा था, किस स्तर पर चल रहा था, क्या रणनीति थी? कुछ अगर घटनाओं के माध्यम से आप हमें बता पाए तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, उस समय ये तो मैंने अभी बताया था मस्जिद ध्वस्त होने के बाद की बात, लेकिन उससे पहले भी
बहुत सारे आंदोलन ऐसे थे जो एक जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही थी समाज में, उसके खिलाफ सक्रिय थे। जगह जगह सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन थे, जिसमें न केवल बुद्धिजीवियों का, बल्कि बुद्धिजीवियों से इतर भी जो सामान्य नागरिक थे उनकी भी हिस्सेदारी होती थी। ह्यूमन चेन्स तमाम बनते थे जो अब कभी नहीं देखने को मिलते हैं उस समय। और दूसरी देखिए, ये 28 साल पहले की घटना है, बाबरी मस्जिद का तब से 28 साल गुजर चुके हैं। उस समय की जो पीढ़ी थी, कम से कम मेरी पीढ़ी के लोग जो थे, जिनकी उम्र किसी की 60 से ऊपर हो चुकी है, किसी की 70-75 से भी ऊपर हो चुकी है, आज की जो पीढ़ी है उसकी तुलना में उन लोगों को पूरी पृष्ठभूमि की अच्छी जानकारी थी। यह जानकारी थी कि सारा मामला एक छल छद्म और प्रपंच पर आधारित है। उनको ये पता था कि किस तरह से 1949 में 24 जनवरी 1993 में 1949 में 23-24 जनवरी की रात में वहां मूर्ति रखी गई चुपके से। उन लोगों को पता था कि उस समय फैजाबाद के जो डीएम थे के नायर, उनको उनसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के जरिए कहलवाया कि उस मूर्ति को वहां से हटाया जाए जो चोरी छिपे रखी गई है, और कहा गया कि रामलला प्रकट हुए हैं, लेकिन उन्होंने हटाने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो बर्खास्त कर दिए गए, उन पर मुकदमा चला, और फिर बाद में उन्होंने स्वेच्छा से जब इस्तीफा दे दिया, और उनका पूरा परिवार के नायर, उनकी पत्नी सुशीला नायर, ये सब लोग, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए, चुनाव लड़े, दोनों भारतीय जनसंघ के सांसद बने, यहां तक कि उनका ड्राइवर भी चुनाव लड़ करके यूपी असेंबली का मेंबर बना, और ये सब राम जन्मभूमि के नाम पर। तो उसी समय इन लोगों ने देखा था कि ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, अगर इस तरह से एक सांप्रदायिक माहौल पैदा कर दिया जाए तो राजनीति हमारे हाथ में आ जाएगी पूरी तरह से। के नायर और उनकी पत्नी सुशीला नायर का एमपी बनना और उनके ड्राइवर तक का एमएलए बन जाना, तो वह पीढ़ी जो थी उसको ये सारी जानकारी पता थी। और ये जो मैं बातें कह रहा हूं, ये कोई मैं मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूं, आप कहीं से भी वेरीफाई कर लीजिए, सारे रिकॉर्ड्स जो बताते हैं कि किस तरह से उस रात में वहां मूर्ति रखी गई। इन सबके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो मैं उस फैसले को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक ये तो पता था कि एक छल और छद्म पर जो है ये सारी राजनीति टिकी हुई है। इस वजह से लोगों को मोबिलाइज करने में आसानी होती थी। आज की पीढ़ी को तो, उस समय जो लोग पैदा हुए हैं, आप समझिए कि 1990 के आसपास जो पैदा हुए या 1985 में जो पैदा हुए, उनकी उम्र 30-35 साल होगी, और उन लोगों को कुछ भी नहीं जानकारी है। एक तो उस समय एक डेमोक्रेटिक स्पेस भी था बातें कहने के लिए, इतने चैनल्स नहीं थे, लेकिन मीडिया में यह आजादी थी कि आप अपनी बात कह सकें। अखबार और पत्र पत्रिकाएं इनको छापती थी, इन पर कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं था। आज जैसी हालत है, इसलिए उस समय ये काम थोड़ा आसान था, और बहुत जगह इसकी चर्चा हमेशा होती रहती थी, आंदोलन होते थे। मैं तो उस समय दिल्ली में था, और दिल्ली में मुझे याद है कि कैसे कैफी आजमी आए हुए थे, और प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृत मंच, तीनों ने मिल करके एक संयुक्त कार्यक्रम किया था। ये सारी घटनाएं जो हैं अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई थी और उसका बहुत अच्छा कवरेज था। आप खुद सोचिए कि लखनऊ में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, उसका लखनऊ और दिल्ली के सारे अखबारों में
बहुत डिटेल्ड कवरेज और फोटोग्राफ्स छपे थे। तो मेरा कहने का मतलब कि मीडिया के जरिए हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाते थे। अभी मुझसे किसी ने सवाल किया कि क्यों ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई, जो प्रतिक्रिया हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने पर जो लेखकों और बुद्धिजीवियों की या नागरिक समाज की जो प्रतिक्रिया थी, वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं देखने को आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आज लोग आहत तो थे, उसके बाद की जो पीढ़ी आई है वह बहुत निरपेक्ष किस्म की है, उसको ज्यादा इससे सरोकार नहीं है। और उस समय के जो लोग भी थे वो भी सोचते थे कि भैया कुछ ऐसा हो कि खून खराबा ना हो, क्योंकि बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने के बाद बंबई में और भी कई जगहों पर जो दंगे हुए थे उससे लोग दहल गए थे, नहीं चाहते थे कि कोई उस तरह का खून खराबा हो। और दूसरे, अगर वो कुछ कहते भी, मान लीजिए कि मैं अपना कुछ अपनी ऐसी राय व्यक्त करना चाहता जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रतिकूल हो, तो मैं कहां व्यक्त करूं? कहीं व्यक्त करने की गुंजाइश नहीं थी। वो डेमोक्रेटिक स्पेस लगातार सिकुड़ता गया है, खत्म होता गया है, सिवाय इसके कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आप कुछ लिख दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तीसरा सवाल ये है कि लगभग आपने इसका आंशिक तौर पे जवाब दिया अभी, लेकिन थोड़ा और खुल के अगर हम इस बात को बातचीत को आगे बढ़ाएं, कि आपने कहा कि डेमोक्रेटिक स्पेस लगातार सिकुड़ता चला गया है उस घटना के बाद से लेकर के आप तक, और वो एक बहुत बड़ी वजह है। जो प्रतिक्रिया कमजोर सी दिख रही है हिंदी तबके की ओर से, उसके कुछ कारणों को गिनाते हुए आपने ये भी कहा कि डेमोक्रेटिक स्पेस सिकुड़ा है और चैनल्स बने हैं, लेकिन स्पेस दरअसल सिकुड़ गया है। मेरा यही कहना है कि हिंदी के एक बौद्धिक तबके का हिस्सा होने के नाते और उसका एक एलिमेंट होने के नाते आप कैसे ट्रेस करते हैं उस पूरी भूमिका को लेकर के, अब तब से लेकर के आज तक कुछ मोटे मोटे बिंदु अगर आप बता सकें कि कैसे हिंदी के बौद्धिक तबके की भूमिका बदली है, या उसके अंदर भीतर कुछ परिवर्तन आए हैं, या वो खुद समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को जज नहीं कर सका, या कुछ, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस बात? देखिए, बदलाव तो आना शुरू हो गया था 1980 से ही, और 1990 में बहुत तेज हो गया। देखिए, हम लोगों ने 1975 का दौर देखा था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। वह इमरजेंसी जब लगी थी तो उस समय भी अखबारों पर जबरदस्त सेंसरशिप थी, और 19 महीने वो एक बहुत ही आक्रांत करने वाला दौर था। लेकिन उस दौर के मुकाबले आज का दौर और भी ज्यादा इसलिए त्रासद लगता है कि इंदिरा गांधी ने घोषित तौर पर इमरजेंसी तो लगा दी थी, और मैं मानता हूं कि अभी जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं घोषित तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन सब लोग स्वेच्छा से सरकार की सत्ता की उन दमनकारी नीतियों का समर्थन करने लगे हैं जिसका पहले विरोध करते थे। एक ऐसा जनमत बनाया जा रहा है, एक जिसको मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट कहा था मीडिया के विद्वानों ने, नोम चॉम्स्की से लेकर तमाम लोगों ने, वह जो कंसेंट मैन्युफैक्चर करने का पूरा तरीका जो आया है, मीडिया पर पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करो। अब से 2 साल पहले पी साईनाथ ने यहीं दिल्ली में एक भाषण दिया था, और उन्होंने कहा था कि अगर यही हालत रही तो आने वाले 5 साल में मीडिया, कोई भी चैनल या कोई भी अखबार ऐसा नहीं रहेगा जो मुकेश अंबानी का ना हो। ये उन्होंने 2 साल पहले कहा था। और आज आप देख लीजिए, एनडीटीवी चिल्लाता रहे, उसमें रवीश कुमार रोज अपना भाषण देते रहे। बहुत सारे कस्बों में और शहरों में तो एनडीटीवी को बैन ही कर दिया गया है
केबल ऑपरेटर्स द्वारा। और वो कितना भी बोले, 50 चैनल जब उसके विपरीत बातें कहेंगे तो लोगों के दिमाग में तो वही बातें बैठती चली जाएंगी। तो मैं 75 की बात कह रहा था कि जब इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी के बाद 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी सत्ता में आई, तो इंदिरा गांधी ने भी महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भारतीय जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी का पुराना रूप, उसकी वजह से इनको बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। तो इंदिरा गांधी ने भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ली, और वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ने कांग्रेस को भी बर्बाद किया, समाज को भी बर्बाद किया। इसलिए अभी आज जो, और 1980 के बाद, मतलब इंदिरा गांधी जब दोबारा सत्ता में आई थी, तो सबसे पहले वो आर्य समाज का और एक हिंदू संगठन था उसका उद्घाटन करने बीकानेर पहुंच गई थी। तो ये सब जो पहले नहीं था, लेकिन ये इंदिरा गांधी के अंदर एक परिवर्तन आया। और शाहबानो केस के बाद राजीव गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाया। तो ये पूरा एक सत्ताधारी वर्ग जो है, अब उसमें केवल भाजपा नहीं है, जो रूलिंग क्लास है, उसने हमेशा सांप्रदायिकता को और हिंदू सांप्रदायिकता को एक टूल बनाया सत्ता में बने रहने के लिए, या सत्ता में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए। तो जहर घोलने का काम आज अचानक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ऐसा नहीं है कि सांप्रदायिकता पूरी फैल गई, इसके बीज डाल दिए गए थे। आज उसको हवा पानी ऐसा मिला, एक खाद मिल गई, जिसकी वजह से वो बीज लहलहा उठे हैं। इसलिए जब आप पूरी समीक्षा करेंगे तो बहुत निर्मम होकर के देखना पड़ेगा कि ये रूलिंग क्लास जो है उसकी पूरी राजनीति रही है कि एक ऐसी संस्कृति विकसित करो जिसमें सांप्रदायिक बातें पनपे और सांप्रदायिक फसल पैदा हो। मैं इसीलिए इसको बार बार कहता हूं कि ये सारा मसला सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, किसी भी वर्ग विभाजित समाज में संस्कृति कोई ऐसी निरपेक्ष नहीं होती है। एक रूलिंग क्लास की संस्कृति होती है और एक उस क्लास की संस्कृति होती है जो शासित है, जिस पर शासन किया जा रहा है। ये चाहे साम्राज्यवादी देश के संदर्भ में ये बात हो या अपने देश के ही रूलिंग क्लास के बारे में बात हो। तो हमारे 1990 में जब भूमंडलीकरण की हवा चली, उसके बाद से मीडिया और के तमाम चैनलों ने, मर्डॉक के चैनल ने हमारे बेडरूम में घुस करके उस संस्कृति को पहुंचाना शुरू किया जो जन संस्कृति से, जनता की, यहाँ के लोक संस्कृति से अलग थी। और पहले सांस्कृतिक स्तर पर हमारा प्रदूषण हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे, चूंकि संस्कृति में मैं ये मानता हूं, और मैं क्या, तमाम विद्वान ये मानते हैं कि संस्कृति में ही प्रतिरोध के बीज छिपे होते हैं। वो प्रतिरोध का बीज जो है, धीरे धीरे उसको सुखाते जाने का काम हुआ ताकि वो बीज नष्ट हो जाए। और आज जिस हालत में हम लोग पहुंचे हैं, वो भी उसी का कल्मिनेशन है। जो आप कह रहे थे एक परिणति होती है, उसी प्रक्रिया की परिणति ये है कि आज हम इतनी दर्दनाक हालत में पहुंचे हैं, और हम लगातार ये कहते रहे कि फांसीवाद दस्तक दे रहा है। हमारे जो प्रगतिशील मित्र थे वो लगातार कहते रहे कि फांसीवाद दस्तक दे रहा है बहुत दिनों से, और पता चला कि दस्तक क्या दे रहा है, वो तो घर के अंदर घुस चुका है। दरवाजा पता नहीं कब आपने खोल दिया और वो बड़े आराम से आ गया है। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो भी हम लोग कहते थे कि फांसीवाद आ गया है। उस समय फांसीवाद नहीं पता था, हमने डिक्टेटरशिप को फांसीवाद समझ लिया था। अब पता चलता है कि डिक्टेटरशिप क्या होती है और फांसीवाद क्या होता है। अनुभव जी, अभिनव जी, देखिए, मैं
मैंने, अब मेरा ये सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी हो, पंडित नेहरू से लेकर के मोदी तक के प्रधानमंत्रित्व काल को अपने होशो हवास में देखा है। 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी और 1964 में मेरी उम्र 21 वर्ष थी। तो राजनीतिक तौर पर मैं सचेत हो चुका था। उस समय से लेकर और इस काल तक को देखने के बाद मुझे यही लगता है कि ऐसा समय पहले कभी नहीं आया था जिसमें सुनियोजित ढंग से जनता को अज्ञानता की तरफ ढकेलने का प्रयास किया जा रहा हो। मतलब लोगों की डी स्कूलिंग की जा रही हो। वो जो सीखे हैं अंधविश्वास की तरफ, अवैज्ञानिक विचारधारा की तरफ, और ये देश के शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हैं वो करते हैं। मैं यहाँ उदाहरण नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि इतनी देर की वार्ता में उसका मतलब नहीं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरी की पूरी आबादी को मूर्ख बनाने पर तुले हुए हों, ये कितनी आपराधिक कार्रवाई है। तो यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज आपको वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई पड़ रही है। जो लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं या कहीं थोड़ा भी विरोध करते हैं, आज क्या वजह है? देश के इतने योग्य एकेडमिशियंस, चाहे वो आनंद तेल तुमड़े हों या गौतम नवलखा हों, ये तमाम लोग आज जेलों में बंद हैं। क्यों बंद हैं? या वरवरा राव हों, ये लोग, इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने क्या कभी कोई बंदूक उठाई या सत्ता को पलटने की कोशिश की? केवल विचार की वजह से, अपने विचारों की वजह से, अपनी सोच की वजह से। तो जब सत्ता पूरी तरह से विचारों पर पाबंदी लगाने के लिए आमादा हो, ऐसे में कुछ भी कहना, आपके चैनल पर जो मैं कह रहा हूं, ये भी कहना कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि सत्ता इसे भी नहीं बर्दाश्त करेगी। उसे बंदूक और तोप और AK-47 से नहीं डर लगता है, उसका तो मुकाबला कर लेगी। उसे विचारों से डर लगता है। अगर विचारों के बीच पहुंच गए दूसरे दिमाग में, अलग अलग दिमागों में, तो वे जिस दिन पुष्पित पल्लवित होंगे उसको नहीं वो झेल पाएगी। तो यह स्थिति जो है, ऐसी स्थिति फासिस्ट सत्ताएं ही करते हैं। जी जी। कहीं हिंदी के जब बौद्धिक तबके की हम भूमिका का मूल्यांकन करते हैं तो कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में या उसके आत्मनिरीक्षण में कहीं हम ये पाते हैं कि शायद, जिसका इशारा आपने अपने फेसबुक पोस्ट में भी किया, कि एक कोई बड़ा हमने सामाजिक या सांस्कृतिक किस्म का आंदोलन या इस आधार पर गोलबंद करने की कोशिश हमने नहीं की, या कई बार हमने शायद उन प्रश्नों को ठीक से समझा नहीं। तो जब आप ये इशारा करते हैं, जब आप ये बात करते हैं, तो कहाँ चूक हुई है आखिर? अगर हम ये भी माना जाए कि एक ऐतिहासिकता के क्रम में जो स्थितियां आई हैं, जो बनी है आज, वो आई हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि लगातार एक दिन में नहीं हुआ है ऐसा, लगातार एक इसका लंबा इतिहास रहा है, तो चूक कहाँ पर हुई है आखिर? दोनों के स्तर पर भी कहीं चूक हुई है, इसका इशारा आप भी फेसबुक पोस्ट में कर रहे हैं अपने, थोड़ा अगर विस्तार से बता पाएं। देखिए, निश्चित तौर पर चूक तो हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी हिंदी पट्टी है और हिंदी बेल्ट में कोई भी समाज सुधार का आंदोलन नहीं हुआ पिछले 400-500 सालों में। मैं समझता हूं, मेरी जानकारी उतनी ज्यादा नहीं है, जो इस क्षेत्र के विद्वान होंगे वो बता सकेंगे, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कबीर के बाद हिंदी बेल्ट में कोई ऐसा समाज सुधारक नहीं दिखाई दिया जो पूरे जनमानस को उद्वेलित कर सके या प्रभावित कर सके। जबकि महाराष्ट्र में, बंगाल में, तमिलनाडु में बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुए हैं। दूसरी बात, यहां पर एक सामंतवाद की जड़ें, इस हिंदी पूरी बेल्ट में सामंतवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सामंतवाद
भले ही उस रूप में आज ना हो, जैसे बड़ी बड़ी जोत वाले जमींदार ना हो, लेकिन समाजवादी मानसिकता, समाजवादी संस्कृति, वो सामंतवादी मानसिकता और सामंतवादी संस्कृति तमाम लोगों के दिमाग में घर कर गई और बहुत डीप रूटेड है, वो हमारे संस्कारों में है। इसको दूर करने के लिए कोई आंदोलन जो होना चाहिए था, वो मेरी समझ से वो आंदोलन नहीं हुआ। एक बात और है कि हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम थे। एक हमारे अंदर जो औपनिवेशिक मानसिकता है, उससे हम ग्रस्त हैं। इसको, इस मानसिकता, ये पढ़े लिखे तबके की बात है, उसके अंदर से कभी किसी भी राजनीतिक संगठन ने यह प्रयास नहीं किया कि इसके दिमाग को डीकोलोनाइज किया जाए, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त किया जाए उस माइंड सेट को। ये नहीं हुआ। और ये जो है एक सांस्कृतिक काम था। इस काम को कम से कम जो बौद्धिक तबका है और जो जिसकी सोच प्रगतिशील है, उसे यह करना चाहिए था, और उसने भी अपने इस कार्यभार को पूरा नहीं किया। नतीजा यह हुआ है कि आज जो हमारी पूरी मानसिकता है, वह औपनिवेशिक मानसिकता तो है ही है। दूसरे, जब 1990 में भूमंडलीकरण हुआ, तो हमारी इस मानसिकता का, जो अभी डीकोलोनाइज भी नहीं हुई थी, उसका फर्दर रिकोलोनाइजेशन हो गया, पुनर्उपनिवेशीकरण हुआ। तो एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। तो ऐसी हालत हो गई जिसकी वजह से आप गौर करेंगे, इसकी अभिव्यक्ति तमाम छोटे छोटे मामलों में दिखाई देती है। हम कभी नेपाल को या भूटान को या मालदीव को सॉवरेन स्टेट नहीं मान पाते हैं। हमें लगता है जैसे वो हमारा कोई सूबा है। और नेपाल, अरे वो तो सब के सब चौकीदार हैं, यहाँ पर दरबान हैं, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि सारे पड़ोसी देश जो हैं, ये औपनिवेशिक मानसिकता हमारे रूलिंग क्लास से छनते छनते मीडिया के जरिए आम जनता की मानसिकता में पहुंच गई है। और आम जनता भी छोटे देश के नागरिक को उसी हिकारत से देखता है जिस हिकारत से हमको अमेरिका या ब्रिटेन का आदमी देखता है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां मैं बार बार कहता हूं कि हस्तक्षेप हमको करना चाहिए था, मतलब बौद्धिक समुदाय को करना चाहिए था। हम विफल रहे। हम अगर विफल नहीं रहे होते तो आज इतनी दुर्दशा हम नहीं झेलते। हम जिस दुर्दशा को झेल रहे हैं, वो हमारे पहले की पीढ़ी की और हमारी अपनी पीढ़ी की भी विफलता है। जहां तक समाज सुधार वाले आंदोलन की बात आपने पूछी, उसके वह क्यों नहीं हो पाया, जबकि तमाम जगह हुआ, हिंदी बेल्ट में क्यों नहीं हुआ, इसकी व्याख्या कोई समाजशास्त्री ही कर पाएगा। मैं केवल यह समझ रहा हूं कि वो नहीं हो सका। और मुझे जो लगता है कि वो सामंतवादी संस्कृति जो है, वो बराबर हावी रही, और इस सामंतवादी संस्कृति को और औपनिवेशवादी सोच को दूर करने के लिए हम लोगों की भी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। एक जो सवाल बार बार पूछा जाता है कि एक दौर में भारत के लोकतांत्रिक प्रयोग से पूरी दुनिया को बहुत उम्मीदें थी। भारत ने जो लोकतांत्रिक प्रयोग आजादी के बाद शुरू किया, उससे दुनिया को बहुत उम्मीदें थी। और फिर उसी क्रम में यह भी कहा गया कि जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र के माध्यम से जो निचले तबके हैं, उन्होंने अपनी गोलबंदी की और अपनी मांगों को ऊपर उठाया है, वो अपने आप में भारतीय लोकतंत्र की एक अनूठी उपलब्धि है। इसको तमाम अंतर विरोधों के बावजूद आज भी माना जाता है। तो क्या कहीं जो इस तरह के आंदोलनों और इस तरह की गोलबंदी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसके ना होने का कारण ये तो नहीं कि हमने केवल लोकतंत्र के दायरे के भीतर ही, एक संसदीय राजनीति के भीतर ही तमाम किस्म के सुधार और तमाम किस्म की उम्मीदों को देखना शुरू कर दिया, और जिसकी सीमाएं फिर कुछ सालों के बाद स्पष्ट हो गई। ये जो दोनों प्रक्रियाएं समांतर चलनी चाहिए थी या नहीं चली,
कहना बहुत हद तक सही है कि उस लोकतंत्र को ही हम भरपूर मानने लगा कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज तो स्थिति यह है कि वही लोकतंत्र जो आधा अधूरा था और जिसको हम सब लोग एक लोकतंत्र का फार्स कहते थे, एक प्रहसन कहते थे, आज तो वह लोकतंत्र भी नहीं बचने की स्थिति में है। कम से कम वह जो लोकतंत्र था, हालांकि हम लोगों ने हमेशा नेहरू के लोकतंत्र का, इंदिरा गांधी के लोकतंत्र का, इस सब का विरोध किया और कहा कि नहीं, लोकतंत्र ये नहीं है, लोकतंत्र का नाटक है। लेकिन कम से कम उस लोकतंत्र में जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस था वो तो था। और आज तो उसी लोकतंत्र को बचाने की, उसी संविधान को बचाने की लड़ाई तेज हो गई है, जिस संविधान को हमारे बहुत सारे मित्र जन विरोधी कहा करते थे। आज वही संविधान, वह संविधान एक स्टेज आता है जब रूलिंग क्लास के लिए वो चीजें भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं जो बहुत सामान्य किस्म के हैं। अब इस संविधान से अगर इस समय के रूलिंग क्लास का काम नहीं चल रहा है, रूलिंग पार्टी का काम नहीं चल रहा है, तो संविधान में तरह तरह के बदलाव लाने की बात हो रही है। तो ये जो आपका कहना है कि जिस जनतंत्र को हम लोग बहुत अच्छा मानते थे और उसी में सीमित रह गए, ये काफी हद तक सही है। लेकिन देखिए, विफलता जो हुई है मुख्य रूप से आर्थिक मोर्चों पर, और उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि 1947 में जब राजनीतिक आजादी मिली तो उससे पहले तक हमारे यहाँ के किसी भी नेता को सत्ता का अनुभव नहीं था, एक प्रयोग ही था। मुझे लगता है नेहरू ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था की, उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां हुई आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन इतना तो था कि पब्लिक सेक्टर में इतने सारे, आज भी आप उठा के देख लीजिए अगर, कि जितने भी हमारी प्रमुख संस्थाएं हैं, चाहे वो IITs हों, IIMs हों, या यहाँ का आपका अंतरिक्ष विज्ञान से समय इसरो वगैरह हो, ये सारे सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। या इतनी बड़ी LIC, ये सब सरकारी क्षेत्र की हैं। और ये एक मतलब इन्होंने देश को ही नहीं, देश को गौरव तो दिया ही, जनता के हित में भी बहुत काम किया। आज इन पर भी प्राइवेटाइजेशन के वो मंडरा रहा है। तो अब इस समय ऐसे ऐसे मुद्दे सामने ला दिए जा रहे हैं जिसमें कुछ तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा, कोरोना आ गया, जिसकी वजह से अब हमारी सरकार को यह कहने को हो गया कि सारी अर्थव्यवस्था कोरोना ने गड़बड़ा दी, जबकि कोरोना से पहले ही GDP की हालत जो थी वो सब लोग जानते हैं। तो एक तो वो हो गया, लोग कोरोना में परेशान हैं, अब राम मंदिर में परेशान हो जाएंगे, और इस बीच जितनी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो कोई अंबानी को बेची जा रही है, कोई अडानी को बेची जा रही है, कोई कहीं बोली लगा रहा है, और ये सब हो रहा है। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। मीडिया को आपने बिल्कुल अपना पालतू बना लिया है। मीडिया में अब ये सब बातें होंगी नहीं। आप देखिएगा, रनिंग कमेंट्री शुरू हो जाएगी सारे चैनल पर। मैंने तो आज अखबार में पढ़ा कि DD न्यूज रनिंग कमेंट्री देगा राम जन्मभूमि के शिलान्यास का, जब मोदी जी जाएंगे तो। लेकिन DD न्यूज क्या, सारे चैनल देंगे, और 2 दिन 3 दिन अब वही चलेगा। इस बीच में पता नहीं और क्या क्या देश के अंदर आर्थिक मोर्चे पर हो जाए, किसी को कोई जानकारी नहीं रहेगी। तो अब ये हालत ऐसी है जिसमें बहुत सारे लोगों का पस्त होना स्वाभाविक है।
वो छटपटा रहे हैं, पस्त हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और जो थोड़ा सक्रिय होना चाहते हैं उनको उठा करके जेलों में डाल दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति तो पहले मैंने जो बताया कि इतने प्रधानमंत्रियों का पीरियड देखा, लेकिन ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। तो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह एक बहुत ही संकटपूर्ण दौर है, लेकिन इतिहास में तमाम देशों में इस तरह के दौर आते रहे हैं और जनता उनसे निपटती रही है। कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समूचे परिदृश्य को एक गुणात्मक तौर से जिसमें तब्दीली ला देती है, और उसमें कुछ जो यहाँ की शक्तियां हैं उनका अगर योगदान मिल जाता है तो चीजें फिर बेहतर हो जाती हैं। मैं निराश नहीं हूं, लेकिन चिंतित हूं। सर, आपने अपने लगभग हर जवाब में मीडिया और डेमोक्रेटिक स्पेस की लगभग चर्चा की है, और आपके शुरुआती जवाब में सुन रहा था तो एक तरफ तो हमारे सामने वो इतिहास है जहां हमें पता लगता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय और राम मंदिर आंदोलन के समय देश का हिंदी मीडिया हिंदू मीडिया बन गया था, खासकर से प्रिंट मीडिया के संदर्भ में बात कही जाती है। दूसरी तरफ आप एक तस्वीर रख रहे हैं कि उसके बावजूद एक स्पेस था, उसके बावजूद हमारी बहुत सारी काउंटर नैरेटिव्स को और हमारे बहुत सारी प्रगतिशील बातों को अखबारों में जगह मिलती थी। आपने अपने पहले या दूसरे जवाब के दौरान ये बात कही। आज की स्थिति क्या है? क्योंकि जब हम इस विषय पर, जो हमारा मूल विषय है, उसमें हम देखते हैं हिंदी समाज की चेतना को तैयार करने में हिंदी अखबारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये हम सब, इसका पूरा एक इतिहास है, हम सब जानते हैं, और उसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है बाबरी मस्जिद विध्वंस को उस लिहाज से। लेकिन वहां भी आप कह रहे हैं कि वहां भी स्पेस था। तो आज की स्थिति जो आज हम देखते हैं कि जो खासकर से उत्तर भारतीय बैकग्राउंड के एडिटर्स और जर्नलिस्ट हैं, वो जैसे उनमें एक बड़ा उत्साह का माहौल है। मैं परसों नरसों के अखबार देख रहा था सारे हिंदी के, ठीक है। तो ये जो एक मिनिमम स्पेस भी जिसका जिक्र आप बार बार कह रहे हैं, अगर हम मीडिया के नजरिए से समझना चाहें उसको, तो वो क्यों चला गया? क्योंकि भाषाई मीडिया का तो इतिहास है कि वो सत्ता के खिलाफ बोलता है। मोटे तौर पर भाषाई मीडिया का एक मोटा मोटा इतिहास माना जाता है। देखिए, जब से पूंजी का दबदबा बढ़ा है मीडिया में, पहले आप सोचिए कि 20-25 साल पहले अखबारों के एक एक दो दो संस्करण निकलते थे, लेकिन खबरें लोगों तक पहुंच जाती थी। अखबारों के अब 20-20 संस्करण निकलते हैं। मैं हिंदी अखबारों की बात कर रहा हूं। 20-20 संस्करण निकलते हैं, और आवाज पहुंच रही है? हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब 20-20 संस्करण निकलते हैं और खबरों का लगातार स्थानीयकरण होता चला गया है। यानी एक जगह की खबर दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती है। अगर अल्मोड़ा का एडिशन है तो अल्मोड़ा के एडिशन में जो खबरें छपी हैं वो नैनीताल के एडिशन में नहीं मिलेगी। नैनीताल के एडिशन में जो खबर छपी है वो पिथौरागढ़ एडिशन में नहीं मिलेगी, एक ही अखबार के। तो इस तरह से जनता को खबरों से काटते जाने का एक सिलसिला शुरू हुआ अखबारों में पूंजी के प्रवेश ने। टेक्नोलॉजी की वजह से पहले जो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में 8 पन्ने के अखबार छपते थे, अब 20-20 पन्ने के रंगीन छपने लगे। तो मीडिया का विकास नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, और इसको भ्रमवश हम मीडिया का विकास कहने लगे। तो मीडिया का तो निरंतर ह्रास होता गया है, और 1992 में जो मैं कह रहा हूं कि जो गुंजाइश थी अखबारों में अपनी बातें कहने की, वो ठीक है, वो सांप्रदायिकता की, वहां कार सेवकों की भी खबर खूब बड़ी छपती थी, लेकिन विरोध में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो खबर भी छपती थी। आज वो स्थिति नहीं है। वो उस समय तक संतुलन कायम करने के उसमें थे कि दोनों में संतुलन बनाया जाए, और संतुलन बनाते बनाते कभी कभी संतुलन खूब बिगड़ भी जाता था, लेकिन स्पेस मिलती थी। अब तो वो भी नहीं है। और दूसरे, पूंजी की डिमांड जो है वो ऐसी हो गई है कि अगर आप
कोका कोला का विज्ञापन मान लीजिए, मैं उदाहरण के लिए कर रहा हूं, कोका कोला का विज्ञापन आपको मिल रहा है, छाप रहे हैं, तो कोका कोला की वजह से बलिया में या बनारस के जिस इलाके में वो पानी प्रदूषित हो रहा था उनके पानी निकालने से, वहां जो किसानों के संघर्ष हो रहे थे, वे खबरें तो उन स्थान अखबारों में जगह पा ही नहीं सकती थी, और नहीं पाई, मुझे पता है, क्योंकि वो उसमें कोका कोला का विज्ञापन होता था। इसी तरह एक चिट फंड कंपनी थी, उसने अखबार भी निकाला, चैनल भी चलाया, और सारे अखबारों को उसने एक एक दो दो पेज के, पूरे पेज के विज्ञापन दे दिए, और उसके जितने भी फ्रॉड थे उसकी खबरें छपनी बंद हो गई उन अखबारों में। तो ये पूंजी का जो दबदबा हुआ है वो न केवल अखबार में बल्कि राजनीति में आप लोकसभा के सांसदों की लिस्ट उठा करके देख लीजिए, पिछले 5 लोकसभाओं को देख लीजिए, हर लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या बढ़ती चली गई है, और आज हालत ये हो गई है कि 3/4 सांसद तो करोड़पति हैं। तो जिस तरह से पूंजी का शिकंजा राजनीति पर कसता गया, उसी तरह पूंजी का शिकंजा मीडिया पर भी कसता गया, और मैं इसीलिए मानता हूं कि आज भी बुनियादी तौर पर यह लड़ाई पूंजीवाद के पक्ष वालों की और पूंजीवाद का विरोध करने वालों की ही लड़ाई है। एक सवाल ये बार बार उठाया जाता है और पूछा जाता है, और खासकर राम मंदिर आंदोलन के संदर्भ में, कि ये बोला जाता है कि बीजेपी का जो परंपरागत कोर हिंदुत्व बेस था, भारतीय जनता पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टियां, या मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, उससे अलग हटकर एक डेवलपमेंट और इस तरह के नैरेटिव में चली गई है। और दूसरी तरफ हम लगातार देखते हैं कि वो इन दोनों इस तरह की इमेजेस के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करती हुई लगती है, और कई बार जो उसकी डेवलपमेंट की इमेज है वो केवल एक छलावा सी दिखती है, पूरी छलावा सी दिखती है। और जो लोग ये बात कहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के नाम पर ना तो वोट मांगे और ना आज तक एक लाइन बोली। उनके साइलेंस को इस पूरे मामले पे चुप्पी को जस्टिफिकेशन की तरह पेश करते हैं कि बीजेपी अब उसने पुराने कोर हिंदुत्व बेस से शिफ्ट होकर के आगे के दौर में चली गई। हालांकि ये बात समझना बड़ा आसान है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है ऐसे तर्कों पर? नहीं, मोदी शासन का जो दूसरा काल है जी, उसमें आप देख लीजिए कि बहुत सुनियोजित ढंग से भाजपा का जो एजेंडा है उसको लागू किया जा रहा है। तो ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है, और ये उनके कैडर और उनके लीडर्स भी ये बात कहते हैं कि हमने जो वादा किया है जनता से अपने चुनाव मैनिफेस्टो में, वो लागू कर रहे हैं, और जनता ने अगर उनको वोट दिया है तो ठीक है, ये उनका दायित्व भी है कि वो उसको लागू करें। तो अब आज की तारीख में तो कोई चीज ऐसी छिपी हुई नहीं है। भले ही मोदी जी अपने भाषण में राम जन्मभूमि का मुद्दा न उठाएं, या मोदी जी कभी अयोध्या की यात्रा न किए हों, ये एक अलग बात है, लेकिन पूरा उनका जो एजेंडा है उस एजेंडा के अनुसार ही तो सारी मानसिकता तैयार की गई है, चाहे उसमें मीडिया का सहारा लिया गया हो, राज्यों में सरकारें स्थिर करने या स्थापित करने का सहारा लिया गया हो, लेकिन कोई चीज, अब अच्छी बात यह है कि कोई चीज छिपी हुई नहीं है। और एक जिसको कहते हैं ना कि एक दौर आता है जब कलेक्टिव डेल्यूज होता है, मतलब एक सामूहिक मतिभ्रम और विभ्रम के लोग शिकार हो जाते हैं जी। वो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति हुई थी ना कि सारे के सारे लोग, वैज्ञानिकों से लेकर के प्रोफेसर तक, गणेश को दूध पिलाने चले गए थे। बाद में भले ही उन्होंने सोचा हो कि अरे हमने उस समय क्या किया, कुछ साल बाद भले ही ऐसा सोचा हो, लेकिन एक कलेक्टिव डिल्यूज जो होता है वो वैसी स्थिति आज भी पैदा हुई है। सब लोग, अब देखिए कहा है कि 5 अगस्त को सब लोग दिवाली मनाएं,
सबसे कह दिया कोरोना में सब लोग थाली बजाएं, सब लोग छत पर निकल आए, थाली बजाने लगे। हो सकता है 2-3 साल बाद वो सोचें कि क्या बेवकूफी हम लोग कर रहे थे। लेकिन ये एक है ना, एक सामूहिक मतिभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, वो हो रही है। अब तारीख तो एक तय कर ली गई है, 5 अगस्त, शायद 5 ही अगस्त है ना जी, 5 अगस्त। जी जी जी। बल्कि बल्कि अच्छी तारीख है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे एक सांकेतिक संदेश देने की भी कोशिश है, क्योंकि लगभग इसी तारीख को कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया था। अच्छा, अगर ऐसा है तो एक संकेत मैं भी दे देता हूं जी कि बाबर का पोता जो अकबर था, और जिस अकबर पर बड़ी शानदार फिल्म बनी मुगले आजम, वो भी 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। जी 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 जी। मेरे ख्याल से समझने वाले आपकी बात समझ गए होंगे। जी। दूसरा, मैं इस विषय पर मूल रूप से लौटूं सर, और एक थोड़ा सैद्धांतिक और टेक्निकल प्रश्न जिसकी ओर आप इशारा कर रहे थे। जिस दौर में बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर बनाने का आंदोलन तेज हुआ, उस दौर में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, हम देखते हैं। भारत एक न्यू लिबरल रिफॉर्म्स के एक दौर में जाता है, नवउदारवादी नीतियों के एक दौर में जाता है, आर्थिक सुधारों के एक दौर में जाता है। और फिर जैसा आप कह रहे थे कि ये ठीक वैसा ही वक्त था उस समय जो हिंदू कट्टरपंथी ताकतें थी वो बाजार के साथ मिल करके पूंजीवाद के तर्क को कहीं ज्यादा खतरनाक ढंग से आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। क्या जो वर्तमान दौर है उसकी कहीं ना कहीं जो पृष्ठभूमि है वो 90 के इस दशक में ही बनी है, जिसमें हम बाबरी मस्जिद विध्वंस देखते हैं, राम मंदिर का आंदोलन तेज होना हुआ देखते हैं, या उसका एक बिंदु हम इमरजेंसी से तलाश सकते हैं? नहीं, ये जो बात की बात आप कह रहे हैं ये काफी हद तक सही है, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा कि बेसिकली ये पूंजीवाद और पूंजीवाद के पक्षधर और पूंजीवाद के विरोधी, समझ लीजिए कि समाजवाद के पक्षधर लोगों के बीच की ही लड़ाई है। तो ये 1990 का जो दशक था, जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ 1980 के उत्तरार्ध में, उसके बाद से चीजें जो खराब हुई हैं, तो ये अनायास नहीं है। देखिए, राजनीति का अपराधीकरण, भूमंडलीकरण, समाज का सांप्रदायिकरण, मतलब आर्थिक नीतियों का भूमंडलीकरण, समाज का सांप्रदायिकरण, ये सारी चीजें, और संगठनों का एनजीओकरण, ये भी उसी समय में शुरू हुआ। तो ये 3-4 चीजें मिला करके एक ऐसा जहर तैयार हुआ जो बहुत समाज के लिए घातक था। और ये लड़ाई तो अभी लंबी चलेगी, क्योंकि देखिए, समाजवाद को संस्थागत रूप से स्थापित हुए 2017 में महज 100 साल हुए, अगर 1917 को मानते हैं तो। और पूंजीवाद को, समाजवाद को तो स्थापित हुए 100 साल हुए, पूंजीवाद तो बहुत दिनों से है। अगर सुविधा के लिए मान लीजिए कोलंबस को भी मान ले तो भी 500 साल हो गए। तो ये 500 साल के अनुभव संपन्न लोग और 100 साल समाजवाद के लिए तड़पते लोगों के बीच की लड़ाई है, और ये लड़ाई लंबी चलेगी। मैंने जब से होश संभाला तब से मैं यही सुन रहा हूं, एक शब्द होता है मॉरिबॉन्ड कैपिटलिज्म, यानी मरणासन्न पूंजीवाद। तो मरणासन्न पूंजीवाद सुनते सुनते मैं अब मरणासन्न होने जा रहा हूं, और पूंजीवाद हर बार जो है और ज्यादा तगड़ा होता जा रहा है। तो पूंजीवाद बार बार लगता है कि अब मरा तब मरा, और वो उसमें से ही कभी उदार रूप धारण करके, कभी बिल गेट्स के रूप में, कभी ट्रंप के रूप में आ जाता है, और जनता को राहत पहुंचाने के नाम पर, कोरोना के लिए वैक्सीन तलाश करने के नाम पर बिल गेट्स फाउंडेशन के रूप में पूंजीवाद फिर खड़ा हो जाता है, और हम ताली बजाते रहते हैं। तो ये एक लड़ाई लंबी है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, पस्त होने की जरूरत नहीं है,
हिम्मत से अपने को स्थिर करके बार बार लोगों को गोलबंद करने की जरूरत है और केवल सांगठनिक शक्ति के जरिए, जनता की शक्ति के जरिए ही इस लड़ाई से हम पार पा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपकी इस टिप्पणी के साथ, एक बहुत सार्थक टिप्पणी के साथ, हम इस चर्चा को खत्म करेंगे और बहुत समृद्ध करने वाली बातें आपने हमें बताई और हमें यकीन है कि हमारे सुनने और देखने वालों को खासकर से राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद युद्ध से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां मिली होंगी जो प्रायः दुर्लभ होती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया और मैं अपनी बात कह सका। धन्यवाद जी, शुक्रिया जी।